नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू एजुकेशन पे बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे 3 सेशन हो चुके हैं संविधान के हमारे परिचय के, आज 4th सेशन स्टार्ट होने वाला है बेटा। और बैक टू एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उस पे आप कोर्स को परचेज करें, वहाँ पे सभी क्लासेस मेरी आपको मिलेंगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि एसएससीजीडी में हमारे पास जो हिंदी की फैकल्टी है, डॉक्टर जयकरण पीएचडी होल्डर है, तो बहुत ही महान व्यक्ति है अपने हिंदी के क्षेत्र में। और उनकी बुक चलती है हिंदी में, काफ़ी स्टेट में चल रही है अनुष्का नाम से। और मैथ के विजार्ड जो है मोहित सर मथुरा से, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है। उनकी क्लास भी अभी ऑनलाइन एक क्लास आ गई है, नेक्स्ट आज क्लास होने वाली है। तो बेटा स्टार्ट करते आगे। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था बेटा, पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो संविधान है उसकी संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 15 आर्टिकल का वर्णन 394 में है। इस तरह से 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। उसके आगे बात करते बेटा 24 जनवरी 1950 को संविधान की एक तरह से संविधान की अंतिम बैठक होती है। संविधान की अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। बेटा जो अंतिम बैठक हुई थी वो इसलिए हुई थी कि भाई जिसको संविधान हमारा स्वीकार है वो इस पे साइन करे, जिन लोगों को संविधान स्वीकार नहीं है तो वो इस पे साइन नहीं करे। तो संविधान पर देखना कुल कितने सदस्यों ने साइन किए थे। हम बात करें संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने साइन किए थे, तो मैंने कहा सर संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने साइन किए। देखो बेटा बैठक कब हुई? 24 जनवरी को। 4 दूनी कितना होता है? 8। तो यहीं से 2 आगे लगा दिया, 4 पीछे लगा दिया, तो कितने व्यक्तियों ने साइन किया था बेटा? 284 सदस्यों ने। तो संविधान पर 284 कुल सदस्यों ने साइन किए। तो सर महिलाओं ने कितने ने साइन किया? कितनी महिलाओं ने साइन किए? तो मैंने कहा सर महिलाओं की मैं बात करूं तो सर 8 महिलाओं ने संविधान पर एक तरह से साइन किए। देखो महिलाओं पे जो क्वेश्चन बने थे कि सर संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, कुल महिलाएं कितनी थी? तो मैंने कहा सर संविधान सभा में कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। फिर मैंने कहा कि सर फर्स्ट बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई? फर्स्ट बैठक में बेटा 9 महिलाओं ने, 9 दिसंबर को हुई और 9 ही महिलाओं ने फर्स्ट बैठक में भाग लिया। फिर मैंने कहा सर साइन कितनी महिलाओं ने किए थे? तो मैंने कहा सर संविधान पर साइन 8 महिलाओं ने। तो बेटा महिलाओं पे ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान में कुल महिलाएं कितनी थी। संविधान में कुल महिलाएं सर 15 थी। पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई? 9 महिलाएं। साइन कितनी महिलाओं ने किए? 8 महिलाओं ने। क्लियर है बेटा? इसके आगे बढ़ते हैं कि सर फर्स्ट जो साइन किया था, पहला जो साइन किया था, वो साइन संविधान पे किसने किया था? तो मैं कहूंगा जवाहर लाल नेहरू ने। संविधान पर पहला साइन करने वाले जो शख्स थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो मैंने कहा सर अंतिम साइन किसने किया था? अंतिम साइन, तो मैं कहूंगा सर संविधान पर अंतिम साइन करने वाले शख्स थे फिरोज शाह गांधी। फिरोज शाह गांधी।
तो फिरोज शाह गांधी वो शख्स थे जिन्होंने संविधान पर लास्ट साइन किया था। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इसका, वापस देख लीजिएगा एक बार। मैंने कहा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी बेटा, तो कहा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक तरह से क्या हुई थी, अंतिम बैठक। कुल कितने सदस्य आए थे बेटा इसमें, तो मैंने कहा सर 284। कुल कितनी महिलाएं आई बेटा, तो मैंने कहा सर 8 महिलाएं। कुल महिलाएं संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल महिलाएं कितनी थी, 15। फर्स्ट बैठक में कितनी महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, 9 महिलाएं। कितनी महिलाओं ने संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, 8 महिलाओं ने। और फर्स्ट साइन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम लास्ट साइन किसने किया था, फिरोज शाह गांधी ने। तो मेरे कहने का मतलब ये जो बैठक हुई थी ये मैन साइन करने के लिए हुई थी संविधान पर। तो संविधान पर साइन करने के लिए मैन बैठक कौन सी हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। अब आगे बढ़ते बेटा, अब संविधान में कुछ डेट है उनको सीरीज से लगाते बेटा। आपको डेट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट बेटा, हमने बात करी बेटा 24 जनवरी 1950। तो पहली डेट कौन सी लिखी बेटा मैंने, 24 जनवरी 1950। तो सर 24 जनवरी 1950 को संविधान, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ना, सही है हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो मैंने कहा सर 24 जनवरी 1950 को। फिर मैंने कहा सर 24 जनवरी 1950 की बात करें, 24 जनवरी 1950 की बात करें तो और क्या हुआ था, नीचे लिखते बेटा। तो मैंने कहा सर 24 जनवरी 1950 को ही सर राष्ट्रीय गान लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। सर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत लागू हुआ, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। सर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए, पद ग्रहण नहीं किया गया था बेटा, राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, पहला पॉइंट सर संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, राष्ट्रीय गान लागू हुआ, राष्ट्रीय गीत लागू हुआ और राष्ट्रपति चुने गए। कब चुने गए थे, 24 जनवरी 1950 को। मैं कहूं इसी 24 जनवरी को, इसी 24 जनवरी को और क्या हुआ था, तो इसी 24 जनवरी की हम बात कर ले तो 24 जनवरी को सर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मैंने कहा सर 24 जनवरी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। तो 24 जनवरी कौन सा दिवस बनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैं कहूं बेटा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? तो मैं कहूंगा सर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटा 24 जनवरी को बनाया जाता है। बेटा इसी में हम एक दिन बढ़ा दें तो डेट कितनी आ जाती है? 25 जनवरी 1950। सर 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो मैं कहूंगा 25 जनवरी 1950 को राष्ट्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आयोग का गठन। तो मैंने कहा केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। मैं कहूं बेटा इसी 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केवल इस 25 जनवरी को। तो मैंने कहा सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटिंग डे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? तो मैं कहूंगा सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। बेटा इसी में एक दिन बढ़ा दूं मैं तो तारीख कितनी आ गई? तो मैं कहूंगा सर तारीख आ गई यहां पे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो मैं कहूंगा सर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने, जो देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया। बेटा राष्ट्रपति जैसे ही पद ग्रहण करेंगे तो मैंने कहा भारत एक गणराज्य देश कब बना? गणराज्य मतलब रिपब्लिकन कंट्री, गणराज्य देश बना। तो भारत एक गणराज्य देश कब बना था? तो बेटा कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। गणराज्य का मतलब, रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब सर ऐसा देश जहां पे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हो, न कि निर्वाचित मतलब इलेक्टेड हो, न कि वंशानुगत। वंशानुगत मतलब कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, जैसे राजा का बेटा राजा होता था। तो ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो, न कि वंशानुगत हो, ऐसा देश क्या कहलाता है? गणराज्य। क्या हमारे देश में बेटा राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है? नहीं। इलेक्शन होते बेटा? होते हैं सर। इसलिए देश क्या है? एक रिपब्लिकन कंट्री। और कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम बढ़े तो राष्ट्रीय संविधान कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। इसके बाद में बात करें सर 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। बेटा संवैधानिक दर्जा का मतलब उसे संविधान में शामिल कर लिया गया। उसके बाद सर 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह संविधान में अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या था हमारा? अशोक स्तंभ। किसी चीज को संविधान में अपनाने से आप, जैसे राष्ट्रीय गान है संविधान में अपना रखा है, यदि आप उसका अपमान करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो संविधान में शामिल है। आगे समझना बेटा। सर इसी दिन देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना, सोवरेन कंट्री, संपूर्ण
प्रभुत्व तो संपन्न देश बना। एक सोवर्जन कंट्री कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा देश। संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप प्रियम्बल प्रस्तावना में देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है ऐसा देश जिसके आंतरिक मामले में कोई अन्य देश इंटरफेयर ना करे और उसके बाह्य मामलों में भी कोई अन्य देश इंटरफेयर ना करे और वह किसी अन्य देश का डोमिनियन स्टेट ना हो, वह देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान बेटा 1957 के अंदर बना था। ध्यान देना, यहां पे हम बात करते हैं तो मैंने कहा था, समझना बेटा, मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को सर राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया। सर 26 जनवरी 1950 को सर देश गणराज्य बना। सर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। सर 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या था हमारा? अशोक स्तंभ। क्या था बेटा? अशोक स्तंभ। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना भारत। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां तक की बात क्लियर होगी 26 जनवरी को क्या क्या हुए थे। 25 जनवरी को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। तो ये कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। फिर मैंने कहा सर 24 जनवरी 1950 को ही 25 जनवरी 1950 को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आयोग और 26 जनवरी को मैंने यहां पे सारे लिख दिए। अब यहां पे देखना बेटा, 26 जनवरी से ही मैं क्वेश्चन उठाऊं। 26 जनवरी तो समझना बेटा, मैंने यहां पे कहा 26 जनवरी 1963 को 26 जनवरी 1963 को बेटा राष्ट्रीय पक्षी किसको अपनाया गया था बेटा? तो 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपनाया गया। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1963 को। फिर बेटा इसी में एक दिन बढ़ाते हैं, इसी में एक दिन बढ़ा देते हैं हम। तो एक दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन बढ़ाते हैं यहां पे, तो 2 दिन बढ़ाते हैं तो तारीख कितनी आती बेटा? तारीख आती है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को क्या होता है? तो मैंने कहा सर 28 जनवरी 1950 को वर्तमान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। तो वर्तमान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होता है बेटा? तो मैंने कहा वर्तमान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को होता है। बेटा ध्यान देना, मैंने पहले पढ़ाया था कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो मैं कहूंगा सर उद्देशिका पास हुई थी। तो उद्देशिका कब पास हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। फिर मैंने कहा था सर 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को झंडा संविधान में अपनाया गया था। तो झंडा कब अपनाया गया? तो झंडा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। फिर मैंने कहा था सर 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था? तो संविधान में कैलेंडर अपनाया गया। तो संविधान में कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो मैं कहूंगा सर संविधान में कैलेंडर अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब यहां पे देखना, मैंने कहा तुम सभी को पता है बेटा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पशु भारत में क्या है? नेशनल एनिमल, तो मैं कहूंगा बंगाल टाइगर। तो कौन सा है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल कब घोषित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को बंगाल टाइगर को एक तरह से क्या घोषित कर दिया गया था? नेशनल एनिमल। और 1973 को ही ध्यान रखना टाइगर रिजर्व परियोजना चली थी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना। और बाघ संरक्षण परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये स्टार्ट हुई थी बेटा। आगे समझना, यहां पे मैंने लिखा, जैसे कि मेरे पास जगह नहीं, आप कॉपी में नीचे उतारना, नीचे नोट करना बेटा। यहां मैंने लिखा कि राष्ट्रीय नदी, यहां मैंने लिखा राष्ट्रीय जलीय जीव। देखो, तो मैंने कहा कि सर राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन, जिसका अनुसंधान केंद्र कहां पे है? भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार, वहां पर विक्रमशिला जो अभ्यारण्य है वो कहां पे है? भागलपुर बिहार में। तो मैंने ये कहा सर गंगा जो नदी है, गंगा जो नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 5 तारीख मैंने यहां लिखी। और जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन, यहां भी मैंने 5 तारीख लिखी। बेटा गंगा पहले आई या जलीय जीव? सर गंगा पहले आई, मैंने यहां 2008 लिखा, यहां लिखा 2009, यहां लिखा नवंबर महीना, यहां लिखा अक्टूबर महीना। तो बेटा ध्यान समझो कि राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित किया गया था? तो सर राष्ट्रीय नदी गंगा को 5 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था? 5 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को गंगाए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? गंगाए डॉल्फिन दिवस 2022 में पहली बार मनाया गया था, और ये पेपर में पूछ भी लिया गया। तो ये बेटा मैंने एक जगह सारी डेट सेट करी है। बेटा कभी भी एग्जाम में ये टॉपिक में अलग अलग लिखवाऊंगा तो तुम अक्सर इन डेट में फंस जाओगे बेटा। रफ कॉपी में 2 बार बना के देखना, केवल 2 बार बना के देखना, तीसरी बार बिना देखे आप इसको बना दोगे। यदि नहीं बना तीसरी बार बिना देखे 70% हिस्सा भी, तो समझ लेना कंपटीशन आपके लिए नहीं है। तो कहने का मतलब इसको 2 बार 3 बार आप देख के बनाइएगा, चौथी बार या तीसरी बार आप इसे बिना देखे कॉपी में बनाने की कोशिश करिएगा। आगे इन सभी के टॉपिक चलेंगे, जैसे राष्ट्रीय गान का टॉपिक चलेगा, राष्ट्रीय गीत का टॉपिक चलेगा, राष्ट्रपति अलग ही टॉपिक चलेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का चलेगा, राष्ट्रपति का टॉपिक अलग चलेगा, गणराज्य किसे कहते हैं, रिपब्लिकन, ये अलग चलेगा, यूपीएससी के बारे में अलग चलेगा। ये सारे टॉपिक जब चलेंगे तब मैं आपको इन सब की डेट पूछूंगा। जैसे बंगाल टाइगर का भी टॉपिक चलेगा तो ये सारे मैं आपसे डेट पूछूंगा। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखना बेटा, मैंने कहा था संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताया था मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो मैंने कहा संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं जब संविधान सभा की सेकंड बैठक पढ़ाई थी। अब मैं ये बता रहा हूं हेडिंग डालनी है में अबाउट बी.एन. राव। बी.एन. राव के बारे में 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं।
BN राव। पहली बात बेटा, पहला पॉइंट मैंने लिखा सर, ये प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद नंबर 2, सर ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसके सदस्य नहीं थे। तो ध्यान देना, पेपर में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे? तो BN राव, महात्मा गांधी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। नंबर 4, इन्होंने म्यांमार देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। तो म्यांमार देश का संविधान किसने बनाया था? BN राव ने। नंबर 4 पॉइंट, ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के प्रथम भारतीय जज थे। तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के प्रथम भारतीय जज कौन थे? BN राव। तो कितने पॉइंट बने बेटा? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट कि सर ये प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा पॉइंट, सर ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तीसरा पॉइंट, इन्होंने म्यांमार देश का संविधान बनाया। चौथा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के भारतीय जज थे। बेटा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो संविधान सभा के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज रहे कौन कौन से भारतीय ऐसे व्यक्ति थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे चार भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज बने, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज बने। तो 4 भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज बने। तो चारों के नाम देखते हैं हम। सर 4 भारतीय जज कौन कौन थे वो? तो नंबर एक तो कौन है? BN राव। तो मैंने बता दिया प्रथम भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज रहे BN राव। नंबर दो की बात करते हैं हम। नंबर 2 की बात करते हैं तो बेटा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज के अलावा अध्यक्ष के पद पे भी रहे। तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अध्यक्ष के पद पर भी रहे वह व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नंबर 3 RS पाठक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज रहे। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट वो होता है जहां 2 देशों के विवादों की सुनवाई होती है। और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, नीदरलैंड की राजधानी जो हेग है, द हेग है, वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नंबर 4 पे RS पाठक के बाद बात करते हैं तो दलवीर सिंह भंडारी जो 2 बार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज रहे हैं, दलवीर सिंह भंडारी। तो पेपर में पूछेगा कि ऐसे कौन से भारतीय जज हैं जो 2 बार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज रहे? कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? 4 तरीके से। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जज, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज नहीं रहे? निम्नलिखित में कौन ऐसे भारतीय हैं जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज रहे? तो हम बताएंगे सर BN राव। निम्नलिखित में कौन से ऐसे भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अध्यक्ष के पद पे भी रहे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज नहीं रहे? जैसे 3 ऑप्शन यहां से दे देगा, एक कोई भी दे देगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से भारतीय हैं जो 2 बार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज रहे? दलवीर सिंह भंडारी। तो बेटा
आज का सेशन यही खत्म करते हैं, संडे है, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे आज। तो एक बार मैं पीछे की स्लाइड वापस दिखा देता हूं आपको। हमने कहां से पढ़ना शुरू किया था? संविधान की अंतिम बैठक से पढ़ना शुरू किया था कि कुल सदस्य 284 हैं, महिलाएं 8 हैं। साइन पहला जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अंतिम फिरोज शाह गांधी ने किया था। महिलाओं पे क्वेश्चन 15 महिलाएं थी, फर्स्ट बैठक में 9 महिलाएं आई और साइन 8 महिलाओं के द्वारा किया गया। सर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक तरह से 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। एक दिन बढ़ा देते हैं तो 25 जनवरी 1950 आता है। इस दिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की गठन होता है और राष्ट्रीय मतदाता वोटिंग डे भी इसी दिन बनाया जाता है। एक दिन बढ़ाते हैं तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया था। गणराज्य देश 26 जनवरी 1950 को बना। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया और राष्ट्रपति चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, वो भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश एक 26 जनवरी 1950 को बना था। पाकिस्तान भी जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना था 1957 को बना था। इसके बाद 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। यहां तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस बनाया जाता है और 26 जनवरी पे हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पास हुई थी और 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को कैलेंडर अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन। गंगाए डॉल्फिन 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय नदी 5 नवंबर। 2008 पहले आता है तो गंगा पहले आएगी, फिर गंगाए डॉल्फिन आएगी तो 2009 2008। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और अबाउट BN राव की बात करते हैं तो प्रथम संवैधानिक सलाहकार रहे थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बेटा यहां नहीं लिखना है, नहीं थे। उसके बाद इन्होंने म्यांमार देश का संविधान बनाया और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट प्रथम भारतीय जज रहे। 4 भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में रहे थे, ये 4 ये नाम है आपके सामने। आज के सेशन को यहीं खत्म करते बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से आपके कंधों पे भी है कि आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्यार दिखाएं। धन्यवाद।